बाबा लोग वो करें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चंद्रमा को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या सोचती है इस विषय पर आप? देखिए, चाहे चांद पे पहुंच जाए या कहीं पे भी पहुंच जाए, जब तक हमारे देश में और भी आंकड़े हैं कि जो भूखमरी है वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मोदी जी बता रहे थे अपनी स्पीच में कि अति गरीबी जो है खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा है। हम एक अर्थशास्त्री भी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हैं तो अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात है वो सबसे ज्यादा दुखद स्थिति में है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है और जो अभी हालात चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठेका प्रथा चल रही है और जिस तरीके से लोग त्रस्त है, महंगाई है, इस बारे में कैसे हम बात नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ताज्जुब होता है। अमृतकाल बता दें मैम, इस साल काल को आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। अमृतकाल तो नहीं, ये एक तरह से आप देखिए कि झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, जैसा कि अंदर भी बातचीत चल रही है। एक दिखावटीपन है, पाखंडी आपको नजारा देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अभी एक मुश्किल घड़ी चल रही है, जैसा कि हिंदू धर्म का संदेश दे रहे हैं, वो पाखंडी हो गए। आप अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं है हम। जो राम राज्य है वो क्या है? राम राज्य का अर्थ है कि सभी के लिए उन्नति हो, उद्धार हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एवरी डे हादसे सुनाई देते हैं, जो कि मैंने अभी अंदर भी बोला है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं, चाहे वो जातिवाद स्तर पे हो या सांप्रदायिक हादसे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें कार्रवाई नहीं, वाहवाही होती है, माला पहनाई जाती है ऐसे लोगों को जो हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट 2 का समय चल रहा है, एक आपातकालीन स्थिति जो कि अनकहे तरीके से चल रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं नया भारत है ये, जमीन से लेकर के आसमान तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है, चंद्रमा पर भी जो शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए कि न्यू इंडिया बेसिकली अपर कास्ट इंडिया का एक पहचान आप देख सकते हैं। अपर कास्ट इंडिया जिसमें हिंदू धर्म की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसमें दलित, वंचित, पीड़ित जो है वो कहीं फिर हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार है, क्या भावनाएं, ये बड़े बड़े ऑफिस बेरर्स ने अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों को, इनके कपड़ों से पहचान लेंगे। तो ये सब चीजें, ये बयानबाजी, ये सब बाहर आपको क्लियरली नजर आती है। पर हर समस्या की दवाई है ना बीजेपी के पास। देश का नागरिक है। नहीं, हर समस्या की दवाई बीजेपी के पास धर्म है ना। देखिए, धर्म की घूंटी दे देते हैं सबको। देखिए, धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग, धर्म सिखाता है एक ऐसे रास्ते में जिसमें सब प्रेम हो। तो यहाँ पे तो हमें प्रेम ही नहीं दिख रहा है, हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है। हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है। तो बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें हमें बिल्कुल संवेदनशील होकर इसमें सोचना पड़ेगा और अपनी जो है आवाज उठानी होगी। ये जो नफरत फैल रही है, मजबूत हो रहे हैं और हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, आप बताइए, हिंदुओं के साथ भी क्या अच्छा हो रहा है? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, ये कैपिटलिस्ट का एक ऐसा मॉडल है, काशी कॉरिडोर और ये सब बहुत अच्छे बन तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आपको इसमें हिंदू का उद्धार कहाँ हो रहा है? इसमें आप देखिए कि हिंदुओं को भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुओं की भी नौकरी जा रही है, हिंदुओं को भी कोरोना हुआ था, तो क्या आप उन्हें बचा पाए थे? धार्मिक यात्रा निकालने के लिए पैसे तो मिल रहे हैं ना। अब धार्मिक यात्रा, मैं आपको बस ये बोल रही हूँ कि अभी मजदूर वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, उनके साथ क्या हो रहा है? उसमें सभी मैम ये जो देश में बेरोजगारी और ये नहीं है, नौकरी सब आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकारिता का सारे बेरोजगार तो हमसे पूछ रहा सबसे बड़ा समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक एक्टिविस्ट के रूप में या फिर जर्नलिस्ट के रूप में निकल के जाते हैं तो हमें भी दिखता है कि लोग बहुत मैम ये जो नफरत देश में फैल रही है, जैसे आपने देखा ट्रेन से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गई है जी, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप मीडिया को भी मानते हैं? इसमें कहीं मीडिया का भी हिस्सा है क्या? ये जो नफरत फैल रही है देश में, हरगिज इसमें ये मीडिया का रोल है। आप देखिए, जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, उस पे जो डेली ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है? बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं, उसी के लिए आप टीवी चैनल भी ऑन करके देखते हैं कौन कितना अच्छे से चीखेगा,
कितना जोकर बन के लोगों को मतलब इस तरीके से एंकर्स जो है एक्टर्स बन चुके हैं। तो मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल मोदी जी डेमो सोशल मीडिया में भी कहा जाता है, राष्ट्रवादी पत्रकार। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम अंदर हो रहा है और जो लोग अगर जनता की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र की जनता की बात करते हैं, उनके दुखों की बात करते हैं, उनके बीच में प्रेम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा राष्ट्र। मोदी जी डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई देते हैं और संविधान की बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनके आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि देश को एक नया संविधान चाहिए। तो ये दोहरा रवैया कैसा है? तो आप बताइए कि आज के संविधान में क्या कमी है? संविधान में अंबेडकर और नेहरू और तमाम जितने भी सामाजिक न्याय के जो हमारे पास यंत्र है, वो इस हमारी संविधान में मौजूद है। विश्व में सबसे बड़ी और सबसे रिच संविधान कहलाई जाता है भारत का जो संविधान है। तो उस पे अगर तो आखिर क्यों बदलना चाहते हैं ये लोग? तो फिर क्या लगता है आपको, क्यों बदलना चाहते हैं? क्या है इनके इसके पीछे मंशा इन लोगों की? जैसा मैंने कहा कि एक हिंदू तबका भी नहीं, उसमें एक अपर कास्ट का जो रूल है, धीरे धीरे आप देखेंगे रिजर्वेशन के खिलाफ भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, जबकि अभी भी रिजर्वेशन का सबको जो है पूरी तरह लागू नहीं हुआ, लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको जो है चाहे वो महिलाओं को लेके हो या दलितों को लेके हो या मुसलमानों को लेके, उनके विचार बड़े साफ हैं और यही चीज है जो इनसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम होती आज समाजवाद की बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का आज हम एक प्रोग्राम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवाद के रखवाले हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। जो अभी के लेटेस्ट में आपने देखा होंगे, बड़े कई नेता हैं जो महात्माओं के संतों के पैरों में जा रहे हैं, वो समाजवाद को भूल रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रहे हैं जो समाजवाद के रखवाले लोग हैं? क्या वो अपने महापुरुषों को भूल गए हैं? देखिए, वही उसी चीज को याद करने की जरूरत है कि कौन सच्चे समाजवादी लोग रहे हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख मिल रही है, उनकी विरासत के जो क्या विचार हैं जिसको हम आज इस्तेमाल करके अपना आगे का जो जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग, तो उसका जो रास्ता है अभी हमें युवाओं के कंधों पर, मीडिया और आप जैसे पत्रकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में। तो हमें उसी को समझने की जरूरत है जिसमें गांधी आते हैं, अंबेडकर आते हैं, नेहरू आते हैं और तमाम ऐसे नेता आते हैं, शास्त्री जी भी, इस तरीके के कई सारे ऐसे हुए हैं प्रधानमंत्री, और कर्पूरी ठाकुर जी की जो सिंप्लिसिटी है और उनकी जो अभी जो प्रोग्राम में बातचीत चल रही है, उससे हमें बहुत सारे सीख मिलती है और नई तरीके से भी हमें अपने नए एजेंडा सेट करना। कहा जा रहा है जो पिछड़े हैं और जो देश में हालात बने हुए हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इनका एक बड़ा तबका उस तरफ जा रहा है। तो क्या पिछड़े अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हो पाए हैं या ये नेता उनको जागरूक नहीं कर पाए हैं? क्या वजह है आगे? देखिए, जो अभी 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा के जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहाँ से अभी अपना नहीं, पिछड़ों की एक बड़ी आबादी है देश में, देखिए बहुत बड़ी आबादी है और वो बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत सारी साजिशें चल रही हैं कि उन्हें बरगलाया जाए और भटकाया जाए। जो आप बता रहे हैं कि मीडिया का जो रोल रहा है, तोड़फोड़ करने की, उनके बीच फूट पैदा करने की जो कोशिशें रही हैं, पिछड़ों के अंदर ही ऐसे सबकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी एक तरह से कई तरीके के लालच दिए जा रहे हैं और इस तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश की जो जनता है उन्हें एहसास भी हो रहा है और उन्हें एहसास दिलाने की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बोला कि जो मजदूर नेता, किसान नेता, छात्र नेता, दलित आदिवासी पिछड़ों के नेता और मीडिया, जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज के, उनकी जो इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की लड़ाई है और जो मिनिमम वेज तक आज इस देश में मिलता नहीं है। जैसे आपने भी आरक्षण का जिक्र किया, कई बार हमने भी खुद देखा कि आरक्षण का विरोध करने कई जगह पिछड़े भी आ जाते थे। क्या उनको आरक्षण की अहमियत या उनको पता नहीं है अभी तक कि आरक्षण हमको मिला हुआ? तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि पिछड़े भी विरोध में आ जाते हैं आरक्षण के? मैंने तो खैर बहुत कभी खास देखा नहीं कि पिछड़े विरोध कर रहे हैं। यूपी में तमाम लोग इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें उस तरीके की जो है नहीं, उस तरीके से उन्हें एक्सपोज किया गया है शायद, और वो नहीं खुलकर इस बारे में स्वीकार करना चाह रहे हैं। वो भी एक तरह से एमएन श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया था सैंस्क्रिटाइजेशन का, यानी आप अपर कास्ट को कॉपी करते ताकि समाज में आपको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिले, आपको ज्यादा स्वीकार किया जाए। तो हो सकता है स्वीकार होने के लिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम इस दौर में है या इस स्टेज पे है कि हमें आरक्षण पर ही सवाल उठाना चाहिए।
और मैं EWS या उस तरीके के आरक्षण के भी खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर आप कर्पूरी जी का देखेंगे तो 26% जो रिजर्वेशन था उसमें 3% सवर्णों के आर्थिक जो पिछड़े हैं उनके लिए भी उन्होंने सोचा था और महिलाओं के आरक्षण के लिए भी सोचा था और जो पिछड़े दलित और आदिवासी उनके लिए तो सोचा ही था। तो जितने भी कमजोर तबके हैं उन सबको अभी न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक स्तर से उनको एक बराबरी मिलनी चाहिए और आर्थिक रूप से जो देश में गैर बराबरी बढ़ रही है उसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। बिलियनर्स की संख्या जरूर बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में मर्सिडीज, BMW और इन सब की तादाद जरूर बढ़ रही है और ये कोरोना के बाद और भी बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो होमलेस की संख्या है, जो बेघर की संख्या है, जो भूखमरी की संख्या है वो भी बढ़ी है। लेकिन मैम ये बताइए, मणिपुर में जो तीरण हुआ था पहले कभी आपने देखा था ऐसा, जबकि मोदी जी कहते हैं दाखिले की प्राचीर से कि हमने महिलाओं को मजबूत किया है देश में, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए वो भी सब चीजें बिल्कुल बाहर है और तय है। मॉनसून सेशन, हमारे साथी ने ये बात बोली थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मॉनसून सेशन तो मॉन में निकल गया जबकि मणिपुर की बात होनी चाहिए थी। अब इस विशेष सेशन में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं उसी तरीके से नोटबंदी या जो रातों रात डिसीजंस हो जाते हैं वैसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलेगा क्योंकि कॉन्सेंसस का कल्चर जा चुका है। कोई भी पार्लियामेंट में किसान विरोधी लेबर कोड्स और इस तरीके की चीजें जो है बिना डिस्कशन के पारित की जा रही है। तो लोकतंत्र को बचाने का तो अभी जरूर नौबत आ चुकी है। हमारे इलेक्शन की जो बात हो रही किसे देखते हैं? देखिए इलेक्शंस जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। तो इस तरीके से अगर उसमें छेड़छाड़ की जाएगी या फिर एक एजेंडा के तहत पूरा देश जो है इलेक्शंस देखेगा तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। विशेष सत्र की बात की गई, इससे पहले जब कल ही मुंबई में मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की, क्या इन तमाम गठबंधन की जो बातचीत चल रही है तमाम पार्टी से एकजुट हो रही है, इसको देख करके विशेष सत्र बुलाया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस हो रहा है कहीं ना कहीं सकपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी जमीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, इनके लिए सत्ता का मतलब है एक ऐसा बेरोक नियंत्रण जो सारे संसाधनों पे, जल जंगल जमीन पे और तमाम सारे रिसोर्सेज पे होगा। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम बाबा आजकल टीवीओं पर बैठ रहे हैं, तमाम इनकी एक बड़ी फौज इकट्ठी हो गई, जो युवाओं को जो भरगला रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं, जो धर्म की तरफ खींच रहे हैं युवाओं? यंग कथावाचक आ गए हैं देश में। जी, तो इनसे जरूर बचने की आवश्यकता है और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अच्छी बात कर रहे हो या सही राह दिखा रहे हो, तो कोई जो धर्म की बात करे हमें उसी से ही परहेज नहीं है। धर्म की कोई सच्ची बात करे, धर्म की कोई एकता, प्रेम, एकजुटता और एक जो राइटियस पाथ की बात होती है धर्म की, वैसी बात करें तो यंग लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरगलाने की बात करें, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात करें तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे कि तमाम पंडित और मौलवी और ये सब लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनसे बचने की हमें हमेशा जरूरत है। बहुत बहुत